हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं। दोस्तों, यहां पर राशि साहित्य की जो प्रमुख रचनाएँ हैं उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें पहला आपका क्या है, देखिए पहला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है, चंद्रबरदाई। दूसरे नंबर पर दोस्तों क्या है, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, नरपति नाल है। तीसरे नंबर पर दोस्तों का क्या है, देखिए तीसरे नंबर पर है आपका परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक कौन है, जगनिक है। जो चौथा है दोस्तों आप लोगों का हमीर रासो। हमीर रासो के लेखक कौन है, सारंगधर। सारंगधर दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला आपका क्या है, खुमाण रासो। खुमाण रासो के लेखक कौन है, दलपति विजय। अगला दोस्तों है विजय पाल रासो। विजय पाल रासो के जो लेखक है वो नल सिंह भाट को कहा जाता है। अगला दोस्तों बुद्धि रासो। बुद्धि रासो के जो लेखक है वो कौन है, जल्हड़ है। अगला है दोस्तों मंजू रासो। मंजू रासो के लेखक जो है अज्ञात है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों पहले जो 4-5 थे वही बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ खुमाल रासो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय पाल रासो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी लगभग इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा याद रखना है इन सब रचनाओं को। दोस्तों देखिए, अगला दोस्तों देखिए क्या है, रासो नाम से अन्य रचनाएं भी लिखी गई हैं जो निम्न है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रासो नाम से अन्य रचनाएं भी लिखी गई हैं जो कि निम्न है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, पहला है इसमें देखिए कलयुग रासो। कलयुग रासो के लेखक जो हैं रसिक गोविंद, ये आपके रसिक गोविंद हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्या है, अगला आपका कायम खा रासो। कायम खा रासो के लेखक है न्यामत खा जान कवि। न्यामत खा जान कवि, ये हमारे हैं कायम खा रासो के लेखक। अगला दोस्तों ध्यान रखिएगा, राम रासो। राम रासो के लेखक है समय सुंदर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब आपको रचनाएं जो है वो कहीं नहीं मिलेंगी, बट यहाँ पर हम आप लोगों को कंफर्म करा रहे हैं। यहाँ अगला दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राड़ा रासो। राड़ा रासो के जो लेखक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, दयाराम या फिर दयाल कवि, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर अगला दोस्तों है लास्ट इसमें का रतन रासो। रतन रासो के जो लेखक है वो कुंभकर्ण हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों चलते हैं, जितने भी हमने रचनाएं पढ़े हैं उसमें अब उसको चलते हैं डीप में कवर करते हैं। यानी सबसे पहले नंबर पर कौन सा रचना था, तो पृथ्वीराज रासो था। जो पृथ्वीराज रासो, अब पृथ्वीराज रासो के बारे में हम लोग एकदम डीपली नॉलेज, मतलब डीपली यानी गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लेखक कौन है, तो आप लोगों को पता है चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। देखिए जन्म काल, यानी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यानी चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ है ये सब आपको इसमें देखना है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में, 1168 ईस्वी में तथा 1225 ईस्वी विक्रम संवत, यानी 1225 विक्रम संवत में भट्ट जाति जगात नामक गोत्र में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ था, तो 1168 ईस्वी में, या अगर उसको विक्रम संवत में लिखना चाहते हैं तो 1225 विक्रम संवत बोल सकते हैं। और उनका जाति कौन सा था, भट्ट जाति में पैदा हुए थे, और उनके गोत्र का नाम जकात था। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो फैक्ट हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से नोट करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो फिर सारा का सारा आदिकाल कंफर्म नहीं हो पाएगा। और जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वो बहुत डीपली बता रहे हैं दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ है, लाहौर में हुआ है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं काव्य स्वरूप। इनका काव्य स्वरूप कैसा था, तो ये प्रबंधात्मक शैली के अंतर्गत महाकाव्य की श्रेणी की रचना मानी जाती है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों क्या है, महाकाव्य और प्रबंधात्मक शैली के अंतर्गत, यानी ये जो पृथ्वीराज रासो है ये हमारा क्या है, महाकाव्य है, और कौन सी शैली है, प्रबंधात्मक शैली के अंतर्गत मानी जाती है, यानी महाकाव्य श्रेणी की रचना भी मानी जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर से आप समझ लीजिए दोस्तों,
ये पृथ्वीराज रासो क्या है, महाकाव्य है और किस शैली में लिखा गया है, तो प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो दोस्तों इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काव्य माना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, देखिए चंद-बरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर चंद-बरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो है और चंद-बरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए, नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। तो दोस्तों मुक्तक रचना किसके अनुसार मानी जाती है, तो ये नरोत्तम स्वामी के अनुसार मानी जाती है। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। यानी नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए अगला, प्रधान रस या अंगिरस, यानी इसका प्रधान रस कौन सा है, तो जो पृथ्वीराज रासो है वो कैसी है, वो वीर रस प्रधान है और श्रृंगार रस, यानी इन दोनों में क्या है, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रमुख अलंकार। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो में प्रमुख अलंकार कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों अनुप्रास और यमक अलंकार। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर पूछ दे कि परीक्षाओं में कि पृथ्वीराज रासो में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो अनुप्रास और यमक दोनों अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इस पृथ्वीराज रासो में कुल कितने पद हैं या कितने श्लोक हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 16,306 श्लोक या पद हैं। यानी पृथ्वीराज रासो में कुल कितने पद हैं, तो 16,306 पद हैं या 16,306 श्लोक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए छंद विधान मतलब इस महाकाव्य में कुल 16,306 पदों के लिए 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 56 छंद अधिक प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यानी इसमें कुल कितने पद हैं या कितने श्लोक हैं, तो 16,306 श्लोक का प्रयोग किया गया है, जिसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और जिसमें कि 56 छंद जो है अधिक प्रयोग किया गया है। मतलब पृथ्वीराज रासो में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो 56 छंद का प्रयोग किया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। नोट में आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट में 56 छंद चंद्रबरदाई का प्रिय छंद माना जाता है। यानी 56 छंद जो है चंद्रबरदाई का प्रिय छंद माना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगला देखिए क्या है, अगला दोस्तों काव्य विभाजन। देखिए काव्य विभाजन क्या है, पृथ्वीराज रासो कुल 69 समयों या सर्गों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है। देखिए समय चाहे सर्ग दोनों एक ही होता है, तो 69 समयों का मतलब 69 सर्ग। तो आपको इस बात को एकदम नोट कर लेना है कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं, तो आपको बताना है 69 सर्ग है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों देखिए भाषा इनकी क्या है। देखिए राजस्थानी व ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। यानी राजस्थानी व ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया गया है किसमें, पृथ्वीराज रासो में। यानी पृथ्वीराज रासो में राजस्थानी ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। यानी राजस्थानी व ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। अगला दोस्तों देखिए शैली देखिए इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग होने के कारण पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पिंगल शैली आप लोग समझते हैं ना, तो पिंगल शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भाषा में दोस्तों राजस्थानी व ब्रज भाषा, समझ रहे हो, भाषा में कौन सी भाषा, राजस्थानी व ब्रज भाषा, और शैली में कौन सी, पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है, तो पृथ्वीराज रासो में किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों क्या है, नायक। अजमेर के चौहान राजा
अरोड़राज के पौत्र एवं सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। यानी सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि पृथ्वीराज रासो में जो नायक है वो कौन है, पृथ्वीराज चौहान है। वो अजमेर के चौहान राजा अरोड़राज के पौत्र एवं सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। समझ में आ गया, यानी पृथ्वीराज चौहान ही पृथ्वीराज रासो के नायक कहे जाते हैं। तो अब इनकी नायक की श्रेणी दोस्तों देख लीजिए क्या है, श्रेणी में क्या है, नायक की श्रेणी में धीरोदात्त नायक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नायिका देखिए, नायिका कौन है, कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता है। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है, तो आपको क्या मारना है, संयोगिता। दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है, तो आपको संयोगिता मारना है, इस बात को ध्यान रखना है। और नायिका की दोस्तों श्रेणी कैसी है वो आपको ध्यान रखना है। नायिका की जो श्रेणी है वो मुग्धा नायिका, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला है विशेष तथ्य। विशेष तथ्य जो है देखिए कुछ फैक्ट है, इस फैक्ट को भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या है, इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टांड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1839 ईस्वी में प्रदान की थी। उन्होंने इसके एक भाग को संगोपता नेम के नाम से प्रकाशित कराया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला देखिए फैक्ट क्या है, इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। दोस्तों इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला है कयमासवद प्रसंग इसी ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। कयमासवद प्रसंग इस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। अगला दोस्तों क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हरप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ के उत्तरार्ध भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया गया है। इस संबंध में उक्त कथन प्रसिद्ध है, पुस्तक जल्हड़ हत दै चली गज्जन निरपकाज। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, चंद्रबरदाई जी जो है अपने समय में जो है पृथ्वीराज रासो की संपूर्ण रचना नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने अपने पुत्र जल्हड़ को इसकी रचना पूर्ण करने के लिए दे दिए थे, और जल्हड़ ने इस रचना को पूर्ण किया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्या है, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को सुकी संवाद कहकर पुकारा है। दोस्तों ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है। देखिए सुकी संवाद, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुकी संवाद कहकर पुकारा है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, हमने रासो साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे रासो साहित्य, उनके रचना और उनके रचनाकार का नाम बताया, और पृथ्वीराज रासो का हम संपूर्ण विवरण इस वीडियो में आप लोगों को दे दिए, जो कि किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी या जिसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास आनी हो, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।